खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। आवारा श्वानों के बढ़ते आतंक के बीच 6 साल की बच्ची को नोच किया लहूलुहान। मूसाखेड़ा गांव में खेलते समय किया हमला। घर में सो रही थी सास बहू और शातिरों ने पार किए नकदी जेवर। गोला का बात की है घटना। गुड फ्राइडे पर हुई विशेष प्रार्थना सभा, वहीं 20 अप्रैल को मनेगा ईस्टर संडे। और सुभाष चौक कांग्रेस कार्यालय पर लगा पार्टी का झंडा, हुआ जर्जर। अंबेडकर नगर में नया दफ्तर बनने के बाद नहीं ले रहे सुध। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आवारा श्वानों का आतंक लगातार जारी है। इसी क्रम में किशनगढ़ के मूसाखेड़ा गांव में श्वान ने 6 वर्षीय बच्ची को गंभीर रूप से घायल कर दिया। 6 साल की आफरीन घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। बच्ची के पिता अनवर के अनुसार आफरीन जैसे ही खेलते खेलते थोड़ी दूर निकली, गांव का एक श्वान उस पर झपट पड़ा। हमले में बच्ची लहूलुहान हो गई। अलवर जिला अस्पताल में बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन चेहरे पर गहरे घाव हैं जिनका उपचार चल रहा है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आवारा श्वानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। हम घर पर नहीं थे और बच्चा घर पर अकेले थे, तो अचानक बच्चे खेल रहे थे तो एकदम से आवारा कुत्ता आया और बच्चों के साथ बच्चों को जख्मी करके चला गया। अच्छा, बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया बच्चे को, गाल फाड़ दिया, पैर में काटा। आवारा कुत्ता था। आवारा कुत्तों का बहुत ज़्यादा आतंक फैला हुआ है। ये कहाँ कितनी जगह से कटा है? ये 3-4 जगह से। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले अलवर के नगला समावदी में 2 साल की मासूम को आवारा श्वानों ने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। अपनागर, शालीमार और नगला समावदी के इस इलाके सहित शहर में अन्य जगह आवारा श्वानों की नसबंदी एवं शिफ्टिंग की जरूरत बनी हुई है। टैला थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं, इससे कस्बे वासियों में रोष व्याप्त है। इसी क्रम में गोलाकाबाद चौकी से आधा किलोमीटर की दूरी पर भानगढ़ सड़क मार्ग के किनारे मकान से लाखों के जेवर नकदी पार हो गए। घर में सास बहू सो रही थी और गुरुवार की रात्रि 12 बजे बाद अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। वे कमरे का ताला खोलकर घुसे एवं अलमारी से लाखों के जेवर और नकदी चुरा ले गए। इस दिन घर पर अन्य सदस्य नहीं थे। सुबह जब महिलाएं उठी तो पता लगा कि लगभग 46 ग्राम सोने और 1.5 किलो चांदी के जेवरों सहित 39,000 रुपए पार हो गए हैं। मोनू पांचाल ने टैला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उधर लोगों ने रात्रि गश्त में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का ध्येय वाक्य इस इलाके में उल्टा ही साबित हो रहा है। यहाँ भाभी और मम्मी यहाँ प्लॉट पे यहाँ सो रही थी, हम दूसरे प्लॉट पे सो रहे थे। वहाँ रात को करीबन 11-12 बजे खाना खा पी के सोए मम्मी, और रात को मतलब करीबन 1 बजे बाद में यहाँ चोरी हो गई। अब सुबह करीबन हमने 5 बजे देखा तो यहाँ गेट बाहर के खुले मिले और कमरे के खुले मिले और यहाँ अलमारी खुले मिली, जिसके अंदर कुछ सोने के आभूषण वगैरह कुछ थे। करीबन 2 किलो चांदी और करीबन 60-65 ग्राम सोना और करीबन 39,000 के लगभग 500 रुपए के नोट थे। ये इसमें से गायब मिले हमको। और सुबह मम्मी ने 5:30 बजे कॉल किया तो फिर हम यहाँ आए, मैं पापा वहाँ प्लाट पे से आने के बाद यहाँ खुलने मिले। फिर यहाँ से टैला थाना गए, वहाँ रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद में फिर हम रिपोर्ट लिखाए, पर यहाँ पुलिस की ना कोई गश्त है। आए दिन रोज गोलाबाद में चोरियाँ हो रही है, पर यहाँ कोई प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा। अर्घ देकर रात को 11 बजे अर्घ देकर रात को 12 बजे सो गए थे। रात को दोनों सासू बहू, घर पे कोई नहीं था। और सुबह उठ के देखा तो मेन गेट खुला पड़ा था, कमरों के सारे गेट खुले पड़े थे और इस कमरे की अलमारी खुली पड़ी थी। इस कमरे की अलमारी खुली पड़ी थी और सारे मतलब अलमारी में हमारा ये सामान थे। सोने के कान के 5 जोड़ी और पायजेब 3 जोड़ी और चिटकी, कड़कती, टीके और नथ, मतलब
देखा तो कुछ भी नहीं था अलमारी के अंदर, और हमने पुलिस में FIR दर्ज करा दी। ईसाई समुदाय की ओर से शुक्रवार को गुड फ्राइडे का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर अलवर के चर्च रोड स्थित सेंट एंड्रयूज चर्च में प्रार्थना सभा संपन्न हुई और प्रभु यीशु द्वारा सूली पर दिए गए 7 वचनों पर प्रकाश डाला गया। चर्च के फादर एरिक मसीह ने बताया कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वचनों के जरिए मानवता और समाज के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए अपने आप को बलिदान करते हुए सूली पर अपना रक्त बहाया था। उधर 20 अप्रैल को ईस्टर संडे पर प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशियां मनाई जाएंगी। आज गुड फ्राइडे है और आज प्रभु यीशु मसीह के हम उन 7 वचनों पर ध्यान करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जो 7 वचन बोले और उन्होंने मानवता के लिए प्रार्थना करी, उनके क्षमा के लिए प्रार्थना करी, और उसको आज हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। और गुड फ्राइडे का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर दिया ताकि उनके बलिदान के द्वारा, उनके रक्त बहाए जाने के द्वारा, उनके उस अद्भुत प्रेम के द्वारा संपूर्ण मानव जाति उद्धार पाए, मोक्ष को प्राप्त करे। यही आज उनका दिन है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि पार्टी हार के कारणों की तलाश करेगी। उधर टिकट वितरण के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में अलवर शहर के सुभाष चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर लगे पार्टी के झंडे को देखा जाए तो कई संकेत मिलते हैं। यहां लगा पार्टी का झंडा पिछले 6 महीने में पूरी तरह जर्जर हो चुका है। गौरतलब है कि कांग्रेस का नया कार्यालय अम्बेडकर नगर में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन शहर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए पुराना दफ्तर अभी भी कायम है। आसपास के क्षेत्र में कई कांग्रेसी नेता और कांग्रेस के पार्षद भी यहाँ निवास करते हैं, लेकिन इस झंडे को सब नजरअंदाज कर आगे निकल जाते हैं। उधर पार्टी कार्यालय के समीप से जा रहे कांग्रेस के नेता SR यादव का कहना है कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय ध्वज की तरह कांग्रेस पार्टी को अपने ध्वज का भी सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ध्वज प्राकृतिक आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसे तुरंत बदलवाया जाएगा। उधर स्थानीय निवासी जगदीश सोनी का कहना है कि पहली बार इस कार्यालय की यह दुर्दशा सामने आ रही है, जहां पार्टी के झंडे को संभालने वाला कोई नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यालय से जुड़ा इतिहास भी साझा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम हार के कारणों की तलाश कर रहे हैं। किस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार मिली उसको लेकर मंथन जारी है, लेकिन धरातल को तलाश करने की कतई यहाँ पर जरूरत कांग्रेस नहीं समझती। अगर हम बात करें ये विकास पथ पर जो पुराना कार्यालय है कांग्रेस का, जो अभी भी कांग्रेस के शहर के लिए कार्यालय बना हुआ है, सुभाष चौक पर स्थित है, ऐतिहासिक कार्यालय है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं जो फ्लैग है उसके 3 टुकड़े हो चुके हैं, यहाँ तक कि हथेली अलग उंगलियां अलग। जिस पार्टी की रीति नीति से कार्यकर्ताओं में जान फूकी जाती है उस पार्टी के झंडे को देखने वाला कोई नहीं है। ऐतिहासिक जो ये मकान है जिसमें एक पार्टी कार्यालय चलता है, सुभाष चौक पर शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर कई ऐसे नेता रहते हैं, आसपास कई कांग्रेस के बड़े नेता और ब्लॉक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष सब यहाँ पे रह चुके हैं और वर्तमान में निवास करते हैं, और यहाँ से गुजरते हुए जरूर उन्होंने इसको देखा होगा, लेकिन नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। तो सीधा सा मेरा सवाल यह है कि जब आप जमीनी हकीकत ढूंढ रहे हो तो इस जमीनी हकीकत को आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि जिस पार्टी की जो ध्वज है और उसमें जिसकी रीति नीति से पार्टी की से आम कार्यकर्ता में जान फूकी जाती है उसका ये हाल है, तो फिर कार्यकर्ता कहां से जागरूक होंगे, उनमें ऊर्जा कहां से आएगी। और इसी के साथ हम देख रहे हैं एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव जी यहाँ से गुजर रहे हैं। नेताजी एक मिनट, तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव हैं और इनसे हम पूछना चाहेंगे, आप पीछे देख सकते हैं ये आपकी पार्टी का झंडा है जो कांग्रेस कार्यालय पे बना हुआ है। अभी हमने जोगिंदर कोचर जी से बात करी, उन्होंने कहा कि अभी भी हमारा कार्यालय है, चन्नामल लखेरा जी इसके इंचार्ज है। क्या कहना चाहेंगे, 3 टुकड़े में बटा हुआ है आपकी पार्टी का ध्वज। देखिए भगवान जी, मैं तो कोर्ट जा रहा था, आज मेरा पर्सनल काम था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा मुझे कोर्ट की आज हॉलीडेज है। आपने मेरे पार्टी के कार्यालय के ऊपर जो फ्लैग की बारे में अवगत करवाया, निश्चित तौर मैंने भी इसको देख लिया। निश्चित तौर पे 2 भागों में ये फट चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे 2 दिन पहले
एक साइक्लोन आया था, प्राकृतिक जो जिसको बोलते हैं भूचाल, उसमें निश्चित तौर पे ये फ्लैग का फटना कारण माना जाता है। और ये निश्चित तौर पे है, यहाँ हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट पूर्व जो है वो भी रहता है, यहाँ काफी 2-3 सेवादल के भी रहते हैं। मैं उनको अभी फिलहाल अवगत करवाता हूँ उनको, और इसको चेंज करेंगे निश्चित तौर पे। नेशनल फ्लैग जो हमारा जो देश का है, राष्ट्रीय फ्लैग, जिस प्रकार से हम पूरे देश के सिटीजन्स उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, सल्यूट करते हैं, उसका ध्यान इसी प्रकार से हमारे ऑल इंडिया के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे राष्ट्रीय हमारे कांग्रेस के फ्लैग की रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। ये सौजन्य है, और मैं अभी आपने अवगत कराया है। सौभाग्यशाली है आप, आपकी मीडिया ने समय समय पर, एक मेरा ही नहीं पार्टी का इशू नहीं है, दूसरे भी जो इशू है जो डार्क में है वो आपकी मीडिया उनको उजागर करती है और उस पर सोल्यूशन भी निकलता है। आपने जो रखा बात, इसकी मैं तुरंत अभी हमारे जिला प्रेसिडेंट को और ब्लॉक प्रेसिडेंट को अवगत करा करके और फोर्सली इसको टिल डेट में, आज की ही डेट में इसको चेंज करवाएंगे। और मैं समझता हूँ, और भी मैंने देखा है कार्यालय बंद है, और कार्यालय को भी मैं इसको आदेश दूंगा और खुलवाने का रिक्वेस्ट करेंगे। और निश्चित तौर पे मैं आपको बधाई देता हूँ, जिस प्रकार से आपने 3-4 दिन से हमारा गुजरात में अधिवेशन चला वो देखा होगा, राजस्थान के अंदर भी राहुल जी आए हैं, वहाँ अन्य जगह पर हार की जमीनी हकीकत क्या इसे नहीं मानते आप? नहीं, जमीन हार की, ये देखो, मैं आपदा कोई चीज होती है वो किसी से पूछ के नहीं आती है। आपदा 2 दिन पहले की आप बता रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं पिछले 6 महीने से फटा हुआ है। नहीं, ये तो मैं नहीं जान सकता स्थानीय लोगों ने किस आधार पे बोला है। आपने यहाँ से दूर रहते हो इसलिए। हाँ, निश्चित तौर पे मैं यहाँ से तकरीबन SWB जो कालाकुआ के पास है वहाँ मेरा रेजिडेंस है, वहाँ रहता हूँ मैं। तो सौभाग्यशाली है आप, मैं निकल रहा था, आपने बुलाया मुझे, और निश्चित तौर पे मैं फोर्सली कह रहा हूँ आपको, और बिलीव इस चीज के, मैं अभी सबको अवगत करा करके फोर्स इनको मैं चेंज करवाऊंगा। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ। एक मेरी पार्टी या नहीं, कहीं भी इस प्रकार से कोई इशू डार्क में है पब्लिक के लिए और पार्टी के लिए, किसी भी चीज के ऊपर जनता को फायदा मिले, उसके आप उजागर करते हैं, उजागर करते रहिए। धन्यवाद। तो इनका ये कहना है कि आपदा के कारण ये फटा है, लेकिन यदि ये बंद भी है और चालू भी है, उसके बावजूद भी इसको देखभाल करने का काम एक कार्यकर्ता का है। यहाँ तो जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव का कहना है कि आपदा के कारण यह जो इनका पार्टी का जो झंडा है वो फटा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, स्थानीय निवासी जगदीश सोनी से पूछना चाहेंगे। कब से आप ये देख रहे हैं फटा हुआ? सर, इसको तो काफी समय हो गया। अब ये आपदा पता है, विपदा पता है, लेकिन तोहिन तो कार्यालय की निश्चित है। अगर अपने वस्त्र फट जाते हैं, आपदा में कोई चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हर बार यहाँ पे कार्यालय में कार्यक्रम होता है, लेकिन सब ऐन वक्त पे भीड़ बढ़ाने आते हैं और अपनी बातचीत करके निकल जाते हैं। मेरा जन्म इस मोहल्ले का है। क्या लगता है आपको, पार्टी की रीति नीति, उसके जो फ्लैग है उस पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जान फूकी जाती है और उसका सम्मान करना आवश्यक है? यहाँ पर कितने कांग्रेसी हैं? सर, ये तो पूरा एरिया कांग्रेस का है। पहले तो पूरा अखंड भारत ही कांग्रेस का था। उस समय जनसंख्या मात्र, मैं भी 65 ईयर का हूँ, सीनियर सिटीजन। उस समय मात्र जनसंख्या गिनती के झंडे चलते थे, उस समय कांग्रेस की तूती थी। अब इस समय सकल संसार भगवा में हो रहा है, तो परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन इनको ये राजनीतिक दल है, इंटरनल और इंडिया लेवल की पार्टी है, लेकिन यहाँ शुरू आकर के अपने आयोजन करा के जोली भाई निकल रहा है और जा रहे हैं उनके झंडे पर, ऊपर किसी का ध्यान नहीं किया। बड़े नेताओं को दिखाने के लिए सामने आते हैं, उसके बाद गायब, नंबर बटोरने, जिस तरह आर्टिफिशियल कार्यकर्ता मुर्दे के पिछाड़ी और दूल्हे के अगाड़ी चलते हैं ना, इस तरह ओनली शो प्रदर्शन कि साहब हम भी मौजूद है। अब मेरे निबंधन में, मैं जगदीश सोनी सांस्कृतिक सामाजिक काम करता हूं, मैं इसको बदल भी दूं, लेकिन इसमें जाने का रास्ता नहीं है, फिर पार्टी से छेड़छाड़। तो आपका साधु बात है जो आपने इस तरफ ध्यान दिया। मैं उस समय का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ जिस समय खंडर था बिल्कुल, और खंडर के बावजूद भी शुरू से कांग्रेस कार्यालय देख अभी तो कार्यालय उन्होंने बदल दिया, अम्बेडकर नगर कर दिया, लेकिन इसमें अभी भी शहर के कार्यक्रमों के लिए नहीं, सारे यही हो रहे हैं। अम्बेडकर नगर तो जाता ही कौन है? जाते हैं, जैसे अभी बहुत कम, 15 अगस्त 26 जनवरी को और मीटिंग, जिनके पास गाड़ी घोड़े हैं, गरीब लोग तो इधर ही आएंगे। लेकिन अभी भी उन्होंने इसको छोड़ा नहीं है। इसका निर्माण कराया था
अपने खंडेलवाल साहब है, ये लक्ष्मी नारायण जी खंडेलवाल कांग्रेस के महामंत्री था, उनके टाइम में इसका निर्माण हुआ। पहले मानवता थी, अब तो रिश्ते नाते सारी खत्म। लक्ष्मी नारायण के आगे सत्यनारायण की कथा फेल है। तुलसीदास की चौपाई है, पिता पुत्र को कने बुलावा, उधर भरोसे धर्म सिखावा। इस समय तो सबकी सोच रहती कि मुझको चमनी अठन्नी कैसे मिले। तो जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने भी कहा कि वो आला कमान को इससे अवगत कराएंगे, और यहाँ के स्थानीय निवासी जगदीश सोनी का भी मानना है कि ये बहुत पुराना कार्यालय है। यहाँ पर वर्तमान में छंगामल लखेरा जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं, उनके द्वारा यहाँ खोला जाना चाहिए और इसकी देखभाल की जानी चाहिए। कार्यक्रमों में आते हैं लेकिन उसके बाद नज़रअंदाज करते हैं। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता, ब्लॉक शहर अध्यक्ष यहीं पर रहते हैं, कई पार्षद यहाँ रहते हैं जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन किसी का ध्यान यहाँ नहीं गया। ऐसे में कहने का मतलब है कि ज़मीनी जीत तलाश करने वाली कांग्रेस को यहाँ देखने की आवश्यकता है कि आखिर जीत क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आप को असहज महसूस करता है, क्योंकि उसकी पार्टी की छवि अगर ठीक नहीं है तो वह अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। कैमरा पर्सन गोविंद नंदा के साथ मैं भगवान सैनी, एटीएल न्यूज़ अलवर। कुल मिलाकर पार्टी की रीति नीति और झंडे के नाम पर कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जाती है, लेकिन अलवर में झंडे की दुर्दशा को देखकर कई सवाल उठ रहे हैं। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के कृष्णनगर में अज्ञात चोरों ने रिटायर्ड लेक्चरर महेंद्र तिवारी के घर चोरी का असफल प्रयास किया। उस समय तिवारी अपने परिवार सहित धार्मिक यात्रा पर गए हुए थे। चोर एक वैगनार कार में आए थे और रात करीब 1 बजे मकान में घुसे, लेकिन पड़ोसियों की सतर्कता से वे चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। संदिग्ध गतिविधियों का आभास होते ही पड़ोसी ने शोर मचा दिया, जिससे घबराकर दोनों चोर भाग गए। पूरी घटना मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। वहीं यात्रा से लौटने के बाद महेंद्र तिवारी ने एनईबी थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। मेरा नाम महेंद्र तिवारी है और 9 तारीख को मैं धार्मिक यात्रा पर गया हुआ था परिवार से। वहां से यात्रा पे से मैं 13 तारीख को लौट के आया और बीच में ही 9 तारीख को रात को ही हमारे यहाँ वारदात हो गई। पड़ोसियों के हल्ला मचाने से चोर भागे, असफल रहे और 13 तारीख को 14 तारीख को आने के बाद 15 को मैंने यहाँ FIR की कॉपी दे दी। उससे पहले हमारे साथ में रिश्तेदार है उन्होंने एप्लीकेशन दी थी और जो है पुलिस है जो तफ्तीश कर रही है, उन्होंने FIR दर्ज कर ली। पुलिस ने 17 तारीख को मामला दर्ज किया था। हाँ, पुलिस ने 17 तारीख को मामला दर्ज कर लिया है FIR और मुझको साइन करा लिए मेरे, और आगे कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो अग्रिम कार्रवाई होगी जो भी वो हम करते रहेंगे और चोर पकड़ में आगे। क्या करते हैं जी आप? मैं सेवानिवृत्त व्याख्याता हूँ स्कूल शिक्षा में। राजगढ़ कस्बे के गोल सर्किल क्षेत्र में ठेलियां नहीं लगाने देने को लेकर गुरुवार देर शाम आक्रोश फूट पड़ा। साथ ही ठेली संचालकों ने नगरपालिका की कार्यवाही का विरोध करते हुए गोल सर्किल पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा पालिका के उड़नदस्ते वाहन को घेरकर जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर तहसीलदार VP सिंह नरूका और कोतवाल राजेश कुमार मीना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामला शांत करवाया। उधर फ्रूट यूनियन के अध्यक्ष रामचंद्र सैनी ने बताया कि पहले गोल सर्किल पर फलों की ठेलियां लगाई जाती थी, लेकिन अब उन्हें अन्यत्र शिफ्ट करने से बिक्री पर असर पड़ा है। उन्होंने मांग की है कि गोल सर्किल पर फिर से ठेलियां लगाने की अनुमति दी जाए। वहीं तहसीलदार VP सिंह नरूका ने बताया कि गोल सर्किल को नॉन वेंडिंग क्षेत्र घोषित किया गया है और ठेलियों को खाई क्षेत्र में शिफ्ट किया गया है। इसके लिए टोकन भी जारी किए गए थे। वहीं नगर पालिका के साथ बैठक कर समाधान निकाला जाएगा। लल्लू भाई के नाम से मैं ठेली लगाता हूँ गोल चक्कर पे। शाम को मैं आता हूँ, शाम को 5 बजे बाद में हम ठेली लगाते हैं और घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं। प्रशासन हमको प्रशासन के नगर पालिका वाले हमको परेशान करते हैं, ठेली नहीं लगाओगे। ठेलियों को भर ले जाते हैं, धक्का देते हैं, गाड़ी काटते हैं, गाड़ी गलोची करते हैं और हमारी रसीद 1100 रुपये की रसीद काटते हैं हमारी। क्यों उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमको परेशान किया जा रहा है जबरदस्ती से। क्यों उठाया जा रहा है? हमको पता नहीं, हमारे तो कोई बात ही समझ में नहीं खड़ी है क्यों हटाया जा रहा है। इनको जाने क्या हो रहा है नगर पालिका को। और नगर पालिका ये बोलती है तुम उधर जाओ, वहाँ पे लगाओ। अब वहाँ पे कोई आता ही नहीं है, कोई वहाँ पे कोई मार्केट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कमेटी ने डिसाइड किया था कि ये नॉन वेंडिंग जोन रहेगा। इसके लिए दुकानें दूसरी जगह शिफ्ट करी गई थी, टोकन भी दिए गए हैं। उसके बाद कुछ लोग हैं जो असंतुष्ट हैं उससे, कुछ लोग टोकन लेने के लिए आए नहीं होंगे। अभी आए हैं वापस और यहाँ पे कर रहे थे। कल नगर पालिका के साथ मिल के बात करेंगे। बाकी शहर सब लोगों का है, इनको मिल के काम करना चाहिए। अगर करेंगे, मार्केट एक जगह होगा तो शहर भी ज़्यादा ठीक रहेगा, पार्किंग की सुविधा भी रहेगी। और मेरा यही कहना है कि जो भी लोग हैं वो इनके समझ किसी के बहकावे में नहीं है, सोच समझ के डिसीजन लिया हुआ है। नगर पालिका इन्हीं के लोगों की बनाई हुई है। मेरे ठेली वाले गोल चक्कर सर्किल पे लगाते थे,
वो बेरोजगार हो गए हैं। इनको जगह जो दी गई है वो जगह पे 1500 का माल ले जाके 200 रुपए का भी नहीं बनता है। इनको जगह गोल चक्कर पे दी जाए, क्योंकि इनके पैसे नहीं बनेंगे तो ये आड़तियों के पैसे तोड़ेंगे, आड़तियों के पैसे तोड़ेंगे तो इनको ऊपर कर्जा होगा। इसलिए इनको जगह यही गोल चक्कर पे दी जाए। अब क्या रहा गोल चक्कर का प्रावधान ही रहा कि प्रशासन आते हैं, 250 रुपए का दंड करते हैं, ठेली भर ले जाते हैं, रात को 8 बजे भी ठेली भर ले जाते हैं। इसलिए इनको यही लगाया जाए। मैं सर्किल पे ठेली लगाता हूँ और जब भी मैं ठेली लगाता हूँ तो ये नगर पालिका के लोग आते हैं कि आतंक सा मचाते हैं, सामान को भर के ले जाते हैं। 2 से 3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, जबकि मैंने कहा भाई नगर पालिका का ठीक है अतिक्रमण है तो क्या मेरे एक अकेले के पास ही है क्या? आगे भी है पीछे भी है, एक मेरे पास ही दिखता है केस को। बोले नहीं दूर हट जाओ। और करने के बाद में फिर मैं अगर गया भी हूँ तो 1100 रुपये की रसीदें काटते हैं। देखो मन मर्जी से कहने के बाद भी वहाँ भी ऑफिस में भी जवाब ऐसा देते हैं कि हमें ये पता नहीं वो पता नहीं। अब मैं कैंसर पेशेंट आदमी हूँ। अलवर शहर की स्कीम एक स्थित तीज की पुलिस चौकी के आसपास पिछले कुछ दिन से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। वहीं शुक्रवार को भी स्कीम 2 स्थित जलदाय विभाग के अधीन सप्लाई के दौरान कीचड़ युक्त पानी सप्लाई हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 दिन में एक बार पानी आता है और वो भी दूषित। इलाके में कई जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, लेकिन जलदाय विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अलवर शहर में अब पार्कों में सुबह भ्रमण करने वाले लोगों की साइकिलें भी चोरी होने लगी हैं। इसकी में एक स्थित स्वामी दयानंद पार्क के बाहर खड़ी नई साइकिल को एक बालक चुराकर फरार हो गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। जानकारी के अनुसार होप सर्कल स्थित अग्रवाल स्पोर्ट्स के संचालक सुनील अग्रवाल की नई साइकिल उन्होंने सुबह पार्क के बाहर खड़ी की थी। इसे अज्ञात बालक उठाकर फरार हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा योजना में सब्सिडी राशि का ऐलान किया है। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी में राज्य सरकार अपनी भागीदारी के 17,000 रुपए प्रति व्यक्ति को देगी। ऐसे में शहर वासियों का इस योजना को लेकर रुझान बढ़ेगा। उधर विद्युत निगम में एक्सीएन महेश देशवाल ने बताया कि इस योजना के शुरू होने के बाद प्रदेश के अलवर जिले में 700 से ज्यादा सोलर प्लांट लगाए गए हैं। योजना के जरिए लोगों को बिजली के बिल से राहत मिल रही है। निगम की ओर से इस योजना के लिए लगातार कैंप लगाए जाते हैं। अलवर शहर में कई सरकारी बिल्डिंगों पर भी सोलर पैनल लगाए गए हैं। पीएम मुफ्त बिजली घर योजना फरवरी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई थी और इस योजना का उद्देश्य जो हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं उनको बिजली के बिल से राहत देने के लिए लाई गई थी, जिसमें बिजली का सोलर प्लांट लगाने से बिजली का जनरेशन होगा तो बिजली का बिल जो है उसका माफ हो जाएगा। इसमें सब्सिडी की घोषणा इस तरह से है, 1 किलोवाट के लिए 30,000, 2 किलोवाट तक के लिए 60,000 और 3 किलोवाट तक के लिए 78,000 रुपये की गई थी। लेकिन अभी राज्य सरकार ने भी इसमें अपनी तरफ से नई सब्सिडी ऐड की है, तो 17,000 रुपये पर उपभोक्ता उन्होंने भी जो है सब्सिडी का अभी ऐलान किया है, जिसकी वजह से इसको तेजी से और बढ़ने की तरफ जो है लोगों का रुझान आ रहा है। पहले भी लोगों ने काफ़ी अच्छी रुचि दिखाई थी और 700 से ज़्यादा सोलर प्लांट लग चुके हैं अलवर में और अब तेजी से जो है इस दिशा में लोगों का रुझान आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने भी इसमें रुचि दिखाई, अपने सब्सिडी दी है और दूसरे डिपार्टमेंट प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, कलेक्टर साहिबान और एडीएम साहिबान, वो सभी भी इसमें लोगों को समझा रहे हैं और हम भी इसमें बहुत जगह हमने कैंप लगाए हैं सभी कॉलोनियों में लगभग, और आगे भी हम लोग कैंप लगाएंगे। घर घर हमारे जो कर्मचारी जाते हैं वो भी लोगों को समझाएंगे कि भाई पीएम सूर्य घर योजना में सोलर प्लांट लगवाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी, क्लीन एनर्जी के लिए भी और पूरे देश की उन्नति के लिए भी ये बहुत ही अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पहल है, इसमें हम सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हम बिजली के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जैसे एससी साहब हैं, मैं एक्शन हूँ, दूसरे एएनस हैं, उन्होंने भी
सोलर प्लांट वो भी लगवा रहे हैं। हम लोग तो पहले ही बहुत पहले लगवा चुके हैं, लेकिन हमारे दूसरे जो कर्मचारी हैं वो भी इसको खुद भी लगा रहे हैं। अपने रिश्तेदार, मिलने वाले और जो उपभोक्ता जो टच में आते हैं उन सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और हमारे जो वेंडर्स हैं वो भी इसका प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। समय समय पर हमने कैंप लगाए हैं और अखबारों में भी इसका दिया है, जिसका पॉजिटिव असर आ रहा है और अब तेजी से सोलर प्लांट लगाने का काम हो रहा है। अलवर के ग्राम ढाडोली निवासी युवक की पत्नी और भाभी द्वारा मारपीट से घायल होने के कारण जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पीड़ित विजय सिंह के अनुसार वह एमआईए में चाय का खोखा लगाता है। वहीं उसकी पत्नी अपने पति की 150 वर्ग गज जमीन को लेकर 1 साल से उसे टॉर्चर कर रही है। साथ ही पत्नी ने अपनी भाभी के साथ मिलकर विजय सिंह से मारपीट कर डाली। उन्होंने आरोप लगाया कि ये महिलाएं जमीन हड़पना चाहती हैं। पीड़ित ने जिला अस्पताल में इलाज करवाया और उद्योग नगर थाने में दोनों महिलाओं के खिलाफ शिकायत की जा रही है। क्या है, घरवाली और भाभी पक्ष, मेरा भाई बाहर रहता है, वो उनके ससुराल वाले पक्ष है ना, वो क्या नाम प्रॉपर्टी छीनने के चक्कर में मेरे को मारते पीटते हैं। वो क्या नाम, घरवाली सही नहीं रखते। अब भी मारपीट की है। अब किसने मारपीट की आपके साथ? घरवाली ने और भाभी ने और बच्चों ने। क्या नाम उनके? मिथिलेश और क्या नाम से उर्मिला। आपकी पत्नी क्या नाम है? मिथिलेश। पहले भी मारपीट की थी? पहले भी मारपीट की, लेकिन मैं बच्चों के बारे में सोच गया था, लेकिन फिर भी वो सुधर नहीं रही। बार बार मारपीट करती है और धमकी देती है। मेरे को उस गांव में रहती है ना, कि रात को इसको क्या नाम से छेड़ेंगे, रात को बुलाएंगे दारू पी के यहाँ पे ढाडोली के आदमी, जब पिटवाएंगे इसको। मारपीट क्यों करते हैं? कोई वजह, कोई रंजिश, कोई ऐसा? हाँ, यही रंजिश है कि घर वालों के ये है। बाहर भाई तो बाहर रहता है, इसको भी खत्म कर दे, जान ले वहाँ हमला करते हैं। मकान जमीन का? हाँ, जमीन मकान प्लॉट का है हमारा। कितने बीघा प्लॉट? 150 वर्ग गज का है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में टारगेट किए जाने के आरोप लगाए हैं। पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार केंद्र की भाजपा सरकार कोई भ्रष्टाचार नहीं होने के बावजूद इस मामले में कांग्रेस के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद तक ठुकरा दिया था। डॉक्टर हुकम सिंह का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ ही गांधी परिवार की छवि को खराब करने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही और सांसद श्रीमती सोनिया गांधी, जो राजस्थान के राज्यसभा से ही सांसद है, और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा सहित तमाम लोगों को ईडी, इनकम टैक्स वगैरह ये परेशान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड अखबार में लेन देन हुआ है। गांधी परिवार का ये कहना है कि जो कंपनी उससे एक पैसे का भी लेन देन नहीं हुआ। तो इस तरह के हालात हैं। आप पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ आवाम से कि नेशनल हेराल्ड एक अखबार का नाम है जो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, जंगे आज़ादी के दौरान। पहला सवाल ये है कि जब ये नेशनल हेराल्ड आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दे रहा था, तब तथाकथित भारतीय जनता पार्टी का कहीं अस्तित्व ही नहीं था। 1938 से आज तक लगभग 90 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को सामने लाया गया है। नेशनल हेराल्ड एजेएल, एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी के द्वारा छापा जाता है, आज भी छापा जाता है। और यंग इंडियन कंपनी एक दूसरी कंपनी है जिसके शेयर धारक हैं माननीय सोनिया जी और राहुल जी। एजेएल जो अखबार कंपनी जो अखबार को छाप रही थी, वो कहते हैं लगभग 90 करोड़ के घाटे में आ गई और ये अप डाउन चलता रहता है। तो यंग इंडियन जो पार्टी, वो संगठन जो बनाया, कंपनी बनाई, उसने उसको उधार दिया ताकि वो वित्तीय घाटे से उभर आए। ये इसमें लेन देन हुआ था। ऐसा कहीं भी नहीं है। एजेएल आज भी अलग संस्था है, अलग उसका अस्तित्व है, अलग उसकी इनकम है। एजेएल का कोई भी शेयर या कोई भी इनकम यंग इंडियन को नहीं मिलता है। यंग इंडियन अलग है, एजेएल अलग है। पुनरअपि चूँकि दोनों कांग्रेस पार्टी के संगठन हैं, कंपनियां हैं, और ऐसा आपस में किया जा सकता है, होता रहता है,
लेकिन इसको आधार बना करके ईडी ने और 5,000 करोड़ की संपत्ति बताया गया है एजेएल को, जबकि इनकम टैक्स ने 359 करोड़ की उसको आंका गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सफ़ेद झूठ है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मनी लॉन्ड्रिंग माननीय सोनिया जी ने, राहुल जी ने, मोतीलाल वोरा ने नहीं की है। ये एक षड्यंत्र है और इन ऐसे नेताओं को, ऐसे परिवार को फंसाया जा रहा है जिनकी कई पीढ़ियों ने शहादत दी है। और मुझे आश्चर्य होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनको चाचा के नाम से पूरा देश जानता था, इंदिरा गांधी शहीद हुई इस देश के लिए, उनका बेटा राजीव शहीद हुआ इस देश के लिए, पूरा देश जानता है सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, बन रही थी, लेकिन उन्होंने परित्याग कर दिया पद का और आदरणीय मनमोहन सिंह जैसे विद्वान को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जिस परिवार की इतनी बड़ी शहादत है, जिस परिवार ने देश के लिए ये किया, उस परिवार को एक मामूली से मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं, उनके अंदर की बात है, उसमें कोई ऐसा कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एजेएल का कंपनी का सिस्टम अलग है, यंग इंडियन का अलग है, जबरन उनको फंसाया जा रहा है, वो भी 90 वर्ष बाद। और एक बात कहना चाहता हूँ, 10 अप्रैल 2024 में इसकी चार्ज रिपोर्ट तैयार कर दी गई थी 24 में, और 365 दिन होते थे। चाहते तो इसको ये खत्म कर सकते थे, लेकिन 9 अप्रैल 2025 को लास्ट डे 365वें दिन चार्ज रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई है। ये जानबूझकर इन पार्टी की छवि को खराब करने का षड्यंत्र है और ऐसे महान परिवार के नेतागिरी, उनके देश के प्रति शहादत और उनकी राष्ट्र भक्ति पर एक चिन्ह है। मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं। सर, कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा है कि ईडी उनके घर कभी भी छापा मार सकती है, उनको भी परेशान कर सकती है, इस तरह का बयान दिया है। क्या कहना चाहिए? कोई दो राय नहीं इसमें। सीधी सी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये कहना चाहता हूँ कि क्या सारे भ्रष्ट लोग, सारे गड़बड़ करने वाले लोग विपक्ष में हैं? कांग्रेस में, आप में, या जो भी विपक्षी दल हैं, क्या उन्हीं पार्टियों में सारे लोग भ्रष्ट हैं? कल ही मैंने सुन रहा था कि लगभग 190 ईडी ने केस किए हैं और उनमें 2 में ही चालान कर पाए। तो ये जो 190 हैं वो सारे विपक्षी दलों में ही हैं। और वो नेता जो सुबह कांग्रेस में था और शाम को अगर वो बीजेपी में चला जाए तो उस पर चाहे कितने ही करोड़ का गबन हो, कितने ही करोड़ का आरोप हो, वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ हो जाता है। तो ये देश है, ये जनता है, ये जनार्दन है, ये जानती है, समझ रही है। कम से कम इंसानियत के नाते अगर ईडी को ईमानदारी से काम करना है, सीबीआई को ईमानदारी से काम करना है, इनकम टैक्स को करना है, तो भ्रष्ट तो बीजेपी में भी हो सकता है, कांग्रेस में हो सकता है, जनता दल में हो सकता है, बसपा में हो सकता है। सभी के प्रति बराबर की कार्रवाई करनी चाहिए। आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं, कोटपुतली में मैं नाम नहीं लूंगा, कोटपुतली का पिछले उच्च शिक्षा मंत्री था, उसके ईडी ने छापा मारा, 100 करोड़ की संपत्ति पाई गई, जो अखबार में बताया। शाम को बेचारे को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी और वो आज बीजेपी में मौजूद है। और हाल ही बहरहाल दिल्ली में जज के यहाँ कितना वो पैसा मिला है, उसकी तो FIR तक लॉन्च नहीं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार नेशनल हेराल्ड मामले में देश का कानून अपना काम कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी संदेह के घेरे में हैं, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के नाम पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोकतंत्र में इसका अधिकार है, लेकिन गलत काम के लिए विरोध प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ दबाव बनाने का काम कर रही है। सर, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस अलवर में पूरे प्रदेश देश में धरना दे रही है। आज भारी संख्या में कांग्रेस के लोग अलवर के मोती डोंगर स्थित आयकर विभाग के सामने जमा हुए हैं, धरना दे रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए पत्रकार महोदय, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध करने का हक है,
लेकिन मैं पार्टी के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको कहना चाहूँगा कि गलत काम के लिए लोकतंत्र का दुरुपयोग नहीं करें। कहीं न कहीं लग रहा है कि ये कहीं लिप्त हैं, इसीलिए इनके खिलाफ जांच हो रही है, इनके खिलाफ ईडी के छापे पड़ रहे हैं। अगर और भी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और भी तो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, क्या उन पर ईडी का छापा पड़ा है? संदेह के दायरे में होने के कारण इन पे ईडी के छापे पड़े हैं। कहीं गलत होंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर सही है तो साफ से बच जाएंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सभी डिपार्टमेंटों का बीजेपी और सरकार दुरुपयोग कर रही है, अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, और कांग्रेस और विपक्ष को दबाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हमारे बड़े भाई हैं, और उनको लोकप्रियता रहने और न्यूज़ चैनल में रहने की एक आदत सी पड़ गई है। चाहे विधानसभा हो या कोई छोटे मोटे मुद्दे हो, उन मुद्दों को उठा के वो आम बात करने लग गया। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि विरोध करो, लेकिन सत्यता का साथ लेकर कार्य करो। ऐसा नहीं है कि कार्य गलत है आप उसका विरोध कर रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि विरोधियों पर एक टारगेट कर रही है एक बीजेपी सरकार, या उनको दबाने की कोशिश कर रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को सराहना करे जो अच्छे काम करते हैं। जिन्होंने गलत किया है उसको सजा दी जाएगी, ये तय है। अब ये विरोध करें या कुछ भी हो, इनको लग रहा है ये गलत है और इनके खिलाफ कानून कार्रवाई होगी, और आम लोगों को बताया जाएगा कि कांग्रेस शासन में कितना गलत हुआ था, जिसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ा। और अगर ये सत्यता सारी पाई गई तो कांग्रेस जीरो पे आ जाएगी। राजस्थान में पहले ही हालत खराब है और हालत खराब। जाट समाज विकास समिति की बैठक जीत कौर सांगवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें बालिका छात्रावास के लिए अंबेडकर नगर में आवंटित भूमि के लिए नक्शा तैयार कर जल्द ही भूमि पूजन एवं शिलान्यास का निर्णय लिया गया। वहीं छात्रावास का निर्माण सभी के सहयोग से किया जाएगा, इसके लिए समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं। वहीं बैठक में सभा अध्यक्ष बलवीर सिंह छिल्लर, कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह फौजदार, हंसराज चौधरी, राजेश चौधरी, महेंद्र सिंह, सुमेर सिंह, निहाल सिंह और मोहन सिंह आदि मौजूद रहे। अलवर के करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में 20 अप्रैल को रक्तदान शिविर एवं रक्तवीर सम्मान समारोह होगा। गायत्री शक्तिपीठ की सहायक प्रबंधक ट्रस्टी ममता गुप्ता के अनुसार हर साल की तरह यह शिविर लगाया जा रहा है। इसमें गायत्री परिवार से जुड़े सदस्यों सहित अन्य वर्गों की भी भागीदारी रहेगी। गायत्री शक्तिपीठ पर 20 अप्रैल को रक्तदान शिविर जो महापुरुषों की स्मृति में लगाया जाता है, तो 20 अप्रैल को 9 बजे से प्रारंभ होगा और वो दोपहर तक चलेगा। तो इसमें हमारे जो भी सेवाभावी बंधु हैं, जागरूक बंधु भाई लोगों से आग्रह है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो मशीनों के द्वारा नहीं बनाई जाती, बल्कि मनुष्य के शरीर से लिया जाता है और वो पुण्य का काम होता है। तो हमको सभी भाई बहनों को प्रेरित करना है कि अधिक से अधिक रक्तदान करें, और रक्तदान से कई सारी हमारी बीमारियां स्वतः ही हमारी ठीक हो जाती है। तो हम सभी भाई बहनों को साल में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए, और हमको कोई भय, झिझक, कोई डर से हमको रक्तदान नहीं करना है। पूरी उमंग से, उत्साह के साथ में हमको रक्तदान करना है। और हमारी जो भी 28 साल से 60 साल तक के जो भी हमारे भाई बंधु हैं, उनको सबको हमको प्रेरित करना है। अलवर में मालाखेड़ा बाजार स्थित वैष्णो देवी गुफा वाले मंदिर में आखा तीज पर भंडारा होगा। पंडित नरेश पाराशर के अनुसार यहां सुबह बैंड बाजे के साथ देवी मां की आरती की जाएगी। इसके बाद कन्या पूजन सहित विशाल भंडारा होगा। कार्यक्रम में पुरुषार्थी समिति के जिलाध्यक्ष कुलदीप कालरा मुख्य अतिथि रहेंगे। उन्होंने बताया कि ये मंदिर करीब 65 वर्ष पुराना है और इसमें राधा कृष्ण, हनुमान जी, शिव दरबार और झूलेलाल सहित अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। मालाखेड़ा बाजार माता वैष्णो देवी मंदिर गुफा वाले से ये बड़ा ही फेमस मंदिर है। 59वां विशाल आखा तीज वाले दिन महारानी का भंडारा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। बड़ा ही दूर दूर से लोग संगत आती हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम हलवाई नहीं करते। यहाँ पे जितने भी होते हैं सेवादार ही प्रसाद बनाते हैं, और सेवादार जो महिलाएं आती हैं वो खुद पूड़ियाँ बेलती हैं, और जो बैठते हैं पूड़ी के लिए भी वो भी हमारे सेवादार हैं। आज से नहीं, 59 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जो परिवार हैं वो सेवा करते आ रहे हैं। और सुबह आरती होगी बैंड बाजों से, महारानी की महाआरती। उसके बाद 11 बजे कन्या पूजन, ब्राह्मण भोजन। उसके बाद प्रभु इच्छा तक महारानी की जब तक कृपा रहेगी भंडारा चलता रहेगा।
क्या कितने साल पुराना मंदिर है और क्या मान्यता है? 65-70 साल पुराना मंदिर है ये। सबसे पहले यहाँ पे शिव जी की स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ पे राम दरबार हैं, हनुमान जी हैं और भैरव बाबा की भी स्थापना आखा तीज वाले दिन ही हुई थी। उस दिन उनके लिए भी हम प्रसाद पुए का बनाते हैं। साथ में जल के देवता झूलेलाल जी भी हैं, संतोषी माँ हैं, माँ वैष्णो देवी हैं विराजमान, जिससे ये बड़ा मंदिर हमारा प्रसिद्ध है। जो उनके अलावा यहाँ पे हनुमान जी हैं। इस मंदिर की खास विशेषता तो भैया गुफा वाला मंदिर से फेमस है। यहाँ पे जब वैष्णो देवी की तरह जो चित्र बनाया गया है, बड़े दूर दूर से इसके दर्शन। मेन है गुफा वाला वैष्णो देवी मंदिर, और वैष्णो देवी मंदिर सबसे पुराना अलवर का यही है। तेज गर्मी की शुरुआत के साथ ही तरबूजों की बिक्री तेज हो गई है। अलवर के परशुराम सर्किल स्थित विक्रेता लालाराम शर्मा ने बताया कि वे कई सालों से तरबूज बेचने का कार्य कर रहे हैं। इस समय बगरू, चौमू और बेंगलुरु से तरबूज की रोजाना 30 से 35 गाड़ियां आ रही हैं। इसकी थोक दर 17 से 18 रुपए प्रति किलो एवं खुदरा दर 25 रुपए किलो है। मेरा नाम लालाराम शर्मा है जी। कब से ये तरबूज का काम कर रहे हैं? साहब ये 15-20 साल से करते आ रहे हैं जी। तो अब इस समय कहाँ के तरबूज आ रहे हैं? ये चौमू बगरू का आ रहा है टाइम में। तो किस तरह का आ रहे हैं इसमें? ये नामधारी आ रहा है, और एक किया मैं बेंगलुरु में भी है, और ये किया क्या नाम से ये अपने काला तरबूज आ रहा है। तो अब समय गर्मी में कितनी खपत हो जाती है लगभग? ये तो मंडी में तो साहब अब यह टाइम में 30-40 गाड़ी डेली आ रही है। 40 गाड़ी आ रही है? हाँ, 30-40 गाड़ी डेली आ रही है। तो अपना पालन पोषण इसी से? हाँ साहब, टाइम पास हो जाए पालन पोषण। तो किस भाव में मिल रहा है इस टाइम? ये साहब 17-18 का हमारा थोक का भाव है। हम 20-22-25 तक बेच देते। अलवर के कई क्षेत्रों में जल संकट बना हुआ है। बस स्टैंड, SBI शाखा के समीप यश गेस्ट हाउस क्षेत्र के निवासी भी पानी की समस्या से परेशान हैं। उन्होंने जलदाय विभाग पहुंचकर आक्रोश दर्ज करवाया। क्षेत्रीय निवासी प्रीति के अनुसार उनके क्षेत्र में सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सप्लाई आती है। मजबूरी में टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। लोगों की मांग है कि पास स्थित बोरिंग से उन्हें पर्याप्त सप्लाई दी जाए, साथ ही तत्कालिक समाधान के लिए जलदाय विभाग यहाँ टैंकर भेजे। हमारे पानी की बहुत समस्या है। यस गेस्ट हाउस के पास, SBI बैंक के पास बिल्कुल पानी नहीं आता। हम दूर दूर से पानी लाते हैं, और नहीं तो हमारा ये गोपाल टाकीचा, इस पे बोरिंग हो रही है, इधर पानी का कनेक्शन करवा दे, नहीं तो हमारे नलों में पानी दे दे। बहुत ही कम पानी आता है। बहुत ही कम पानी आता है, बहुत ज़्यादा। हम दूर दूर से पानी लाते हैं और हम काम करने जाते हैं। भोपाल में वन संरक्षण और जलवायु समर्थ आजीविका विषय पर कार्यशाला में अलवर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में उन्होंने सभा को संबोधित किया। साथ ही कहा कि विकसित भारत के संकल्प में वन्य जीव और उनके पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित संरक्षित रखने का प्रण भी शामिल है। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के वन राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह जी, भारत सरकार में जनजाति कार्य के मंत्री सम्मान्य दुर्गादास उइके जी, बहन सम्मान्य निर्मला भूरिया जी, हमारे सांसद भाई गजेंद्र पटेल जी, हम सबके सम्मान्य और जनजाति क्षेत्र में लगातार अनवरत सेवा कार्य कर रहे सामान्य गिरीश कुबेर जी, यहाँ इस 2 दिवसीय कार्यशाला में पधारे हुए सभी सहभागीगण, मैं अभी कार्यशाला के जो आगामी सत्रों को देख रहा था, तो मुख्यतः आपकी कार्यशाला 3 विषयों पे हो रही है। पहला पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज है, तो पॉलिसी रिलेटेड इशू में फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट पॉलिसी है, और बायोडायवर्सिटी एक्ट के जो नए परिवर्तन हैं उसको आपकी कार्यशाला में विचार करने का तय किया गया है। अलवर कृषि उपज मंडी में गेहूं और सरसों की आवक जारी है। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि गेहूं की रोजाना 8 से 10,000 बोरियों की आवक हो रही है, जबकि प्रतिदिन करीब 8,000 बोरी सरसों भी पहुंच रही है। गेहूं के भाव 2400 से लेकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल हैं। किसान व्यापारियों के माध्यम से भी सरकार को गेहूं बेच रहे हैं। यह खरीद 2575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जा रही है। उधर सरसों के सरकारी और खुले बाजार के भाव समान हैं। सरसों 5950 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक रही है।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए
जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। टैला तहसील के ग्राम खोहदरीबा SBI बैंक के सामने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए। वक्ताओं ने कहा कि ईडी के जरिए प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है। वहीं इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हनुमान साय शर्मा, प्रोफेसर सोहनलाल मीणा, संदीप देवतवाल, स्वामी जयराम दास और रामअवतार कालोत आदि मौजूद रहे। राजगढ़ के राजकीय महाविद्यालय परिसर में भारत विकास परिषद द्वारा पक्षियों के लिए पंडे लगाए गए। अध्यक्ष पद्मा गोयल ने बताया कि इससे इन पक्षियों को तेज गर्मी में पानी मुहैया हो सकेगा। राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य KL मीणा एवं स्टाफ के सहयोग से यह कदम उठाया गया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष और प्राचार्य के अलावा प्रीति विजय, लोकेश रावत एवं दिनेश सैन आदि उपस्थित रहे। और बात टपुकड़ा की, जहां क्षेत्र के ग्राम रावड़का स्थित बाबा बलदेव दास महाराज के मंदिर में मेला संपन्न हुआ है। यहाँ विशाल भंडारे के साथ कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। पूर्व सरपंच नरेंद्र यादव ने बताया कि बाबा बलदेव दास महाराज का मेला हर 6 साल में लगता है। इसी क्रम में रात्रि जागरण के बाद हवन एवं भंडारा किया गया। बाबा बलदेव दास विकास समिति एवं ग्रामवासियों के सहयोग से दंगल भी हुआ। कुश्ती का आखिरी कामड़ा 51,000 का हुआ। यह कुश्ती एडवोकेट वीर नारायण यादव द्वारा करवाई गई, जिसमें आखिरी कामड़ा दिनेश गोला ने पहलवान सतीश को हराकर जीता। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष सावन सिंह यादव, सचिव जगदीश यादव, कोषाध्यक्ष रूपचंद यादव, कप्तान दयाराम, एडवोकेट वीर नारायण यादव, पूर्व सरपंच सत्य प्रकाश यादव और राजेश महाशय आदि मौजूद रहे। मेला एवं कुश्ती दंगल का आयोजन जो है हर छमाही की भांति किया जाता है। गांव रावड़का में बाबा बलदेव दास मनोकामना सिद्धेश्वर धाम है, जिसमें आसपास के सैकड़े गांवों के लोगों से जो है बहुत भारी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष एकत्रित होते हैं, जिसमें कुश्ती के जो है दिलचस्प लोग जो है कुश्ती का आनंद उठाते हैं, मेले में मेले का आनंद उठाते हैं और बाबा के चरणों में अपना अर्जी लगा करके मन्नतें मांगते हैं। बाबा सभी की मुराद पूरी करते हैं और भंडारे में काफ़ी संख्या में लोग जो है प्रसादी पाते हैं। ये व्यवस्था हमारी बाबा बलदेव दास विकास समिति एवं समस्त ग्रामवासी रावड़का की तरफ से रहती है। राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग पर स्थित DSP कार्यालय के समीप ठेका खोला जाना प्रस्तावित है। इसके विरोध में धरना दिया जा रहा है। साथ ही लोग आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर महिला प्रभाती देवी ने बताया कि समीप ही भगवान शिव का मंदिर है और पानी का नल भी लगा हुआ है। नल पर देर रात तक महिलाएं पानी भरती है। ऐसे में यदि ठेका खुलता है तो शराबियों का आवागमन बना रहेगा।
जागरूक नागरिक रजनीकांत और रमलाल मीणा ने बताया कि यहाँ चावण्य माता और शिव भगवान का मंदिर होने के साथ ही गर्ल्स कॉलेज भी है। लोगों ने ठेका दूसरे स्थान पर खोलने की मांग की है। हमारे ये मंदिर है शिव मंदिर, इसके जस्ट बगल में 5 फीट की दूरी भी नहीं है और एक ठेका खोल दिया गया है। हमारे यहाँ पर 3 मंदिर हैं। एक ठाकुर जी का मंदिर है जो जस्ट इसके पीछे है, ठेके के पीछे साइड में चावण्य माता का मंदिर है, सामने दादू दयाल जी का मंदिर है और जीवन स्कूल यहाँ से 100 मीटर के आसपास है करीब। और हम इसको चाहते हैं हमारे यहाँ शांत में पूरा वातावरण है और ठेका खुलने के बाद में हमारे यहाँ एक सार्वजनिक नल है जिस पर लड़कियां औरतें रात को 12 बजे तक निष्क्रिय होकर के पानी भरती हैं। अगर यहाँ पे ठेका खुल गया तो शराबियों का आवागमन रहेगा और यहाँ पे बहन बेटियों को निकलना है तो बिल्कुल दुर्लभ हो जाएगा। महादेव जी का मंदिर है साहब, इधर को माता माई का मंदिर है, बीच में दुकान है और दुकान के सामने मतलब दुकान ठेका का खुला है दारू का और या रोड हमारा सार है और रातू पानी भरा साहब। अच्छा, हम रातू ही पानी भरा गुंडालान में। अब आपकी क्या मांग है? सारी बैरबानी बहु बोतली सब पानी भरती। अब आपकी क्या मांग है? हम तो यहाँ को खोलवा नहीं जा, क्या मांग है? बंद करांगा हम तो साहब। जी हमारे 6, 7 और 8 और 9 का तो ये शराब ठेके का यहाँ आवंटन कर दिया गया है। इसके आसपास 50 मीटर की दूरी पे चावण्य माता मंदिर है, ये 20 मीटर की दूरी पे शिव भगवान का मंदिर है, श्री संत दादू दयाल जी का साधना स्थल है। हमारी माता बहनें रात को 2-2 बजे तक पानियाँ भरती है और कल्पना चावला के गर्ल्स कॉलेज का मुख्य रास्ता है, उसकी भी बहन बेटियाँ स्कूल आती जाती है। जीवन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी भी नज़दीक है। इन शराबियों से उससे लोग परेशान हैं और यह भय और आतंक के कारण ये हम इस ठेके को बंद कराना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ वातावरण खराब होता है और हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमें परवाह है। इसको लेकर आपने कोई ज्ञापन वगैरह दिया था? जी हमने आबकारी विभाग को भी ज्ञापन दे दिया, डीएसपी मैडम को भी दिया है, नगर पालिका को भी हमने ज्ञापन दे दिया कल और एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। लेकिन आज हमारी छुट्टी थी प्रशासन की, इसलिए आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन नहीं दे सके। मुंडावर के ग्राम पहल में 2 दिवसीय श्री गोरक्षनाथ मेला एवं प्रतिमा स्थापना समारोह का आयोजन होगा। आश्रम के सदस्य डॉक्टर हुकम सिंह ने बताया कि हर साल की तरह भव्य मेला आयोजित किया जा रहा है। इस कड़ी में 21 अप्रैल को मेला उद्घाटन एवं सत्संग समारोह का आयोजन होगा, जबकि 22 फरवरी को स्वामी पार्वतीनाथ महाराज की प्रतिमा स्थापना एवं शोभा यात्रा के कार्यक्रम हैं। इसी दिन शाम को 4 बजे कुश्ती दंगल और रात्रि 9 बजे धार्मिक नाटक और रागिनी मंच होंगे। अनंत श्री गोरक्षनाथ महाराज जी का मेला और प्रतिमा स्थापना समारोह आगामी दिनांक 21-22 अप्रैल 2025 को ग्राम पहल में अनंत श्री गोरक्षनाथ आश्रम पहल में बड़ी धूमधाम से 2 दिवस का वार्षिक मेला मनाया जा रहा है। 21 अप्रैल को मेले का शाम को 6 बजे उद्घाटन कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय बालकनाथ जी महाराज और माननीय मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री टीकाराम जूली जी और हमारे लाडले विधायक माननीय ललित यादव जी पधार रहे हैं। और इन्हीं के साथ बड़े बड़े संत महात्मा जैसे राम कुमार नाथ महाराज आश्रम कुतीना से, माननीय श्री शंकरनाथ जी महाराज आश्रम निमराना से, माननीय श्री मंगलनाथ जी महाराज आश्रम बांदीकुई से, माननीय श्री शुक्रनाथ जी महाराज आश्रम ठेकड़ा से, माननीय श्री शोभानाथ जी महाराज आश्रम बूटौली से, माननीय हजारीनाथ जी महाराज नारायणी धाम से और माननीय श्री बुद्धनाथ जी महाराज बीलवाड़ी से पधार रहे हैं। उस शाम को 6 बजे धर्म ध्वजा को फहरा करके मेले का उद्घाटन किया जाएगा और इन माननीय मठाधीशों द्वारा, माननीय नेताओं द्वारा उपस्थित जन समूह को संबोधित किया जाएगा। उसके बाद आरती का कार्यक्रम और रात भर सत्संग का आयोजन होगा। सुबह 22 तारीख को प्रातः महाराज, जैसा आपको सबको विदित होगा, महाराज प्रभातीनाथ जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। 9 अगस्त 2024 को उनकी प्रतिमा की स्थापना आश्रम में की जाएगी। मालाखेड़ा के बरखेड़ा में शराब की दुकान और गोदाम नहीं खोलने देने को लेकर पूरा गांव एकजुट है। शुक्रवार को भी सभी लोगों ने आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही धरना जारी है। लोगों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इस मुद्दे पर स्टेट हाईवे 44 को पूर्ण रूप से जाम कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि आबकारी विभाग की ओर से ग्राम पंचायत पाला में शराब की दुकान स्वीकृत है, लेकिन आरोप है कि संरक्षण देकर ग्राम पंचायत बरखेड़ा में शराब की दुकान और गोदाम खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्र के निवासी ननको देवी का कहना है कि उनका एक बेटा दारू की भेंट चढ़ चुका है, इसलिए कंटेनर के रूप में किसी भी सूरत में ठेका नहीं खुलना चाहिए। वहीं गांव के ही ताराचंद चौधरी ने बताया कि स्टेट हाईवे पर 44 से 500 मीटर की दूरी से पहले ही इस कंटेनर को रखा गया है, जो नियम विरुद्ध भी है। कोई ना, तुम बात करो, सारा काम हो जाएगा। तो आप यहाँ चाहते हो क्या? ना, मैं ना चाहती कच्चे हाथ जोड़े की बात है। मेरे खेत में स्टेक उठ जाए, मेरी बहू दोनों विधवा, कोई भगा ले जाए। बहुत अच्छा, मैं सरपंच को मैं बात करो, कोई हाथ जोड़ के मैं जन्या खेती तो मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी। मेरे बेटा को मेरे पोते भारतीय जाए। सर, ये हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है 30 तारीख से, करीब 17-18 दिन हो चुके हैं। पहले ये ठेका था जो पाला पंचायत में था, और अब ये ठेका बरखेड़ा पंचायत में डाल दिया है, जबकि पहले से ही वो पाला पंचायत में चल रहा था। हमने प्रशासन को भी अवगत करवा दिया है, आबकारी विभाग को भी अवगत करवा दिया है, SDM महोदय को भी अवगत करवा दिया है, ADM साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन वो ज्ञापन को नकारते हुए और यहाँ ये ठेका खुलवाना चाहते हैं। हमारी ये मांग है कि हम यहाँ बरखेड़ा पंचायत में ठेका नहीं चलने देंगे, हमारी सीमा में हम ठेका नहीं खुलने देंगे, चाहे मरे मारें। अगर ये नहीं माने तो हम रोड को भी जाम करें। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर नेशनल हेराल्ड और ईडी प्रकरण को लेकर कांग्रेस ब्लॉक के बैनर तले धरना दिया गया। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा प्रभारी शारदा साठ के आगमन पर कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी के कई ईमानदार नेता और कार्यकर्ताओं के यहां ईडी भेजकर उन्हें तंग कर रही है। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान जिला पार्षद प्रतिनिधि लालाराम सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष सावित्री नरेंद्र मीणा, विजेंद्र चौधरी, मंगल चौधरी, राहुल कमल जाट और अशोक शर्मा आदि की मौजूदगी रही। आज मालाखेड़ा में तहसील भवन में कांग्रेस नेशनल हेराल्ड के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। उसमें तमाम मालाखेड़ा ब्लॉक के कार्यकर्ता, अध्यक्ष, यहाँ के प्रभारी भी आए हुए हैं और वो सभी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ईडी के खिलाफ। देखिए, वर्तमान स्थिति जो है कि केंद्र सरकार जिस तरह से राजनीतिक द्वेषतापूर्ण भावना से कार्य कर रही है, ऐसे मामले जो 10-15 साल पहले ही निपट चुके हैं और जिनमें क्लीन चिट मिल चुकी है पहले, आज वो मामले फिर से उठाए जा रहे हैं ईडी और सीबीआई के माध्यम से। ईडी तो एक तरह से इस तरह से काम कर रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, तो इसके स्थान पर अगर इसका नाम इलेक्शन डायरेक्टर रख दिया जाए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि ये काम ही बीजेपी के किस तरह से इलेक्शन जीते जाए उसके आधार पर कर रही है। क्योंकि ये मामले बहुत पहले ही हो चुके हैं और ये सिर्फ हमारे नेताओं पे, राष्ट्रीय नेताओं का छवि खराब करने के लिए, और जो देश में महंगाई के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, युवाओं की रोजगारी के जो मुद्दे हैं, उन पर राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं पर उनको बोलने नहीं दिया जाता है। तो उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और आम जनता इन मुद्दों पर ध्यान भी ना दे और वक्फ बिल जैसे पास करा के नेशनल हेराल्ड जैसे मुद्दे उठाकर ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। और जो मेन जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार सत्ता में आई थी, महंगाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा था, उन पे भी हम कोई जनता बात करना चाहती है तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए ये सब मामले उठाए जाते हैं। सिलीसेड स्थित शीतला माता मंदिर परिसर में वैशाख में भरने वाले मेले की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। इसके लिए दुकानें और झूले लगने आरंभ हो गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं का आना जाना प्रारंभ हो गया है। स्थानीय भक्तों का कहना है कि शीतला माता मंदिर में 21 अप्रैल को धूमधाम से मेला भरेगा। 30 तारीख का मेला है, 21 तारीख सोमवार को। अच्छा। और सत्संग है इसका 20 तारीख रविवार को। और अपना कितने श्रद्धालुओं के वो है, कब कितने आ सकते हैं लगभग आप पूरे ग्रामीण वासियों के? कम से कम 30-40 हज़ार ये आसन का कम से कम है। अच्छा। ज़्यादा है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि ग्रामीण वासियों से? ग्रामीण वासियों से हम ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर माता शीतला माता का आशीर्वाद लें। अच्छा। सिलीसेड में हमारे 21 तारीख का मेला है और जितने भी ग्रामीण वासियों से 21/4/2025 निवेदन है कि जल्द से जल्द इस मेले का शुभ आशीर्वाद प्रदान करें।
सरकारी विद्यालयों में चलाई जा रही यूनिफॉर्म डीबीटी योजना से बच्चों पर यूनिफॉर्म खरीदने का भार नहीं पड़ेगा। ऐसे में छात्र छात्राएं काफी खुश हैं। राज्य सरकार की यूनिफॉर्म डीबीटी योजना के तहत राशि दी जा रही है। यूनिफॉर्म के पैसे सीधे बच्चों के अकाउंट में आ रहे हैं। कक्षा 1 से 8 तक सभी छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म बनवाने की राशि दी जाएगी। वहीं कक्षा 9 से 12 तक सिर्फ छात्राओं को यह राशि दी जा रही है। सिलाई और कपड़े खरीदने के लिए 800 रुपए जन आधार अकाउंट में भेजे जा रहे हैं। उधर प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने बताया कि सीधा अकाउंट में पैसे आने से किसी तरह की अनियमितता भी नहीं होगी। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा के द्वारा यूनिफॉर्म डीबीटी की योजना को वृहद रूप दिया गया। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र छात्राओं को एवं कक्षा 9 से 12 की सभी छात्राओं को यूनिफॉर्म की राशि डीबीटी की गई है, जो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में राशि पहुंच रही है। और वो राशि भी कम नहीं है, 800 रुपये की राशि है, जिसमें बच्चे को यूनिफॉर्म भी सिलवाएगा और उसका कपड़ा भी खरीदेगा। और बड़ी अच्छी योजना है, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होने से उनके खाते में जा रहा है पैसा। भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, उस पर भी अंकुश लगेगा। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके जरिए निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इस कार्य के लिए घर घर जा रही आशा सहयोगिनी कृष्ण शर्मा का कहना है कि वे घरों तक पहुंचकर लाभार्थियों के कार्ड बना रहे हैं। उधर लाभार्थी ज्योतिष शर्मा का कहना है कि भजन लाल सरकार की योजना गरीबों के लिए हितकारी है। मैं अकबरपुर CSC से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ हम है ना घर घर जाके आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। इससे ये भजन लाल ने जो ये चलाया है ये अभियान, जो गरीब लोग इंसान है जो इनका इलाज फ्री होने के लिए इनको बहुत फायदा है। 25 लाख तक का इनका इलाज हो रहा है। जो गरीब इंसान इलाज अपना खुद नहीं करवा पा रहे, इस भजन लाल की तरफ से इनका इलाज फ्री हो रहा है। तो आप जा रहे हो घर? हम घर जाके नहीं और इनका आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। मेरा नाम ज्योतिष शर्मा और ये राजस्थान सरकार भजन लाल शर्मा द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। और इस योजना में गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और ये कम से कम 25 लाख तक का इलाज फ्री है। जो बेचारे गरीब लोग हैं, पैसा नहीं जुटा पाते हैं, वो इससे फ्री इलाज करवा सकते हैं। और बहुत लोगों को इससे, आम लोगों को ज़्यादा फायदा मिला है जो बेचारे पैसा नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पर आशा सहयोगिनी घर घर जाकर आयुष्मान आरोग्य कार्ड बना रही है और इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है और घर बैठे कार्ड बनाए जा रहे हैं। खैरतल ब्राह्मण समाज की महिला संगठन की कार्यकारिणी गठित की गई है। इसके लिए अध्यक्ष राम सिंह शर्मा के निर्देशन में परशुराम भवन में बैठक संपन्न हुई। कार्यकारिणी में अध्यक्ष मीना शर्मा, उपाध्यक्ष कविता शर्मा और ममता लाटा, सचिव पूजा शर्मा एवं संरक्षक शारदा अवस्थी शामिल है। साथ ही कई अन्य पदों पर भी नियुक्तियां की गई हैं। और वहीं खैरतल के सैटेलाइट हॉस्पिटल में मौसम को देखते हुए मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। पीएमओ डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि मौसम परिवर्तन को लेकर इस समय ओपीडी पर रोजाना करीब 600 मरीजों की पर्चियां कट रही हैं। इनमें डायरिया, बुखार और पेट दर्द के मरीज अधिक हैं। उधर सैटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी होने के कारण लोगों को इलाज करने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। वहीं डॉक्टर पंकज गोविंद ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देखो, इन दिनों अभी तक जो दैनिक ओपीडी है लगभग 600 के आसपास, 550-600 के आसपास रहती है। और इन दिनों जो ज़्यादा मरीज आ रहे हैं वो फिलहाल उल्टी दस्त के आ रहे हैं, कुछ बुखार के आ रहे हैं और अन्य बीमारियों के आ रहे हैं। डॉक्टर की भी कमी पाई जा रही है सैटेलाइट हॉस्पिटल होने के हाल ही में हमारे यहाँ से 2 डॉक्टर का ट्रांसफ़र हो गया और 2 डॉक्टर जो है वो रिटायर हो गए। उसके बाद डॉक्टर्स के यहाँ पर संस्था में कमी है। इसके बारे में मैं उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। तेज गर्मी के बीच हीट स्ट्रोक को लेकर खैरतल तिजारा जिले के अधिकारी अलर्ट हैं। कलेक्टर किशोर कुमार ने सभी हॉस्पिटल्स को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं भिवाड़ी जिला अस्पताल में भी पूरी तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा खैरतल सैटेलाइट अस्पताल सहित इस जिले के कई अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए गए हैं। उधर जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि सभी अस्पतालों में लूप तापघात के रोगियों के लिए गाइडलाइन अनुसार बेड आरक्षित रखे गए हैं। साथ ही अन्य प्रबंधों और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता रहेगी। आम जन से जहां तक संभव हो सके धूप में नहीं निकलने और शरीर पूरी तरह ढककर बाहर जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सड़े गले फल और बासी सब्जियों का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। वहीं पानी एवं अन्य पेय पदार्थों आदि का सेवन करते रहना उपयोगी है। उधर सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट के अनुसार लू तापघात से प्रभावित व्यक्ति का तत्काल उपचार जरूरी है। बिल्कुल मौसमी बीमारियों के लिए जैसे कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है। मौसमी बीमारियों को नीचे कैसे, अगर कोई हीट स्ट्रोक का पेशेंट आता है या हीट से संबंधित कोई दिक्कत होती है किसी भी
व्यक्ति को, तो कैसे उसका इलाज करना है, क्या क्या प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, उसके लिए सभी हमारे ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे PSC लेवल तक टीम्स बनाई गई हैं एवं उनको सभी को उसके ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे उससे लोगों को बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ हमने 685 हमारे टोटल्स बेड हैं, उसमें से 75 बेड्स हमने रिजर्व रखे हैं। जैसे अगर मैं DH की बात करूं तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक वार्ड 5 बेड का रखा हुआ है। CSC पे भी 5 बेड हमने रिजर्व रखे हैं, PHC पे 1 बेड रिजर्व रखा गया है। इसके साथ साथ हमारी जो भी PHC CSC हैं वहाँ पे कूलर, फ़ैन, पानी, इसकी व्यवस्था पूरी की पूरी हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। बाकी मेडिसिन की हमारे पास दवाइयों की कोई भी शॉर्टेज नहीं है। इसके साथ साथ हमने जो हमारी एम्बुलेंस संचालित है उन सभी एम्बुलेंस का इंस्पेक्शन MOIC के द्वारा, BCMO के द्वारा इंस्पेक्शन कर दिया कि उनमें सभी जो ज़रूरी सामान होता है वो अवेलेबल है या नहीं है। वैसे भी हम इतने प्रॉन एरिया में नहीं हैं कि ज़्यादा हमारे हीट पिक नहीं करती, कि 45 तक टेम्परेचर रहता है। और बार बार हमने पेपर के माध्यम से या व्हाट्सएप से के माध्यम से हम जो IC है उससे रिलेटेड हम सूचनाएं लोगों को अवेयर करने में भी दे रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, कैसे थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिएं। बिल्कुल दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक आप ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप घर से बाहर नहीं निकलें। अपने साथ में पानी की बोतल कैरी करें। आपको लगता है कि आपका जी घबरा रहा है, जी मितला रहा है, तो आप छाया में बैठें, थोड़ी देर विश्राम करें, उसके बाद अपना सफ़र करें। सर को थोड़ा ढक के रखें, छाते का यूज करें। गर्मियों में जैसे ढीले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, तो ये बार बार हम लोगों को IC के माध्यम से बता भी रहे हैं। जैसे स्कूल्स में कैसे बच्चों का ध्यान रखना है, श्रमिकों का जैसे हमारे नरेगा में होते हैं उनको कैसे ध्यान रखना है। खैरतल जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा ने मार्केट में अतिक्रमण हटाने को लेकर कवायद शुरू की है। उन्होंने गत रात्रि पुलिस बल के साथ बाजारों में जाकर समझाइश की। शनिदेव मंदिर से लेकर अग्रसेन चौक तक दुकानों के आगे सफेद पट्टी खींची गई है। इस सफेद पट्टी से बाहर सामान रखने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शुक्रवार सुबह कई दुकानदारों ने इसका पालन नहीं करते हुए सामान और आगे तक रख दिया। अब देखना यह है कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। आवारा श्वानों के बढ़ते आतंक के बीच 6 साल की बच्ची को नोच किया लहूलुहान। मूसाखेड़ा गांव में खेलते समय किया हमला। घर में सो रही थी सास बहू और शातिरों ने पार की नकदी जेवर, गोला का बात की है घटना। गुड फ्राइडे पर हुई विशेष प्रार्थना सभा, वहीं 20 अप्रैल को मनेगा ईस्टर संडे। और सुभाष चौक कांग्रेस कार्यालय पर लगा पार्टी का झंडा हुआ जर्जर। अंबेडकर नगर में नया दफ्तर बनने के बाद नहीं ले रहे सुध। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।